जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। ये हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही है, ये उसकी अगला पार्ट है। और अब तक हमने राज्यपाल के 2 पार्ट बना दिए हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताऊँ, ताकि आपको कभी भी किताब पढ़ते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी प्रकार की उलझन या दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं आप उसी तरीका से समझिए और याद रखिए। और जिन जिन क्वेश्चन पर या फिर लाइन पर मैं स्टार लगवा रहा हूं, याद रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाले हैं, आपको इतनी बात याद रखनी है। तो चलिए, आज हम अपना जो अगला सेगमेंट है, क्योंकि राज्यपाल की हमने कार्यकारी, पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात की थी, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बात की थी। आज हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियों के बारे में यदि बात करेंगे तो मैं आपको हल्का हल्का बता दूं कि वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं और न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं। देखो, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए गए हैं, यानी कि संविधान ने राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि जो राज्य में जो बजट बनता है उस बजट को विधानमंडल में जो रखवाता है, तो वो अधिकार राज्यपाल को ही है। यानी कि अगर राज्य में यदि कोई भी बजट बनेगा तो उस बजट को लेकर के विधानमंडल में रखवाएगा। ठीक है, इतना ही रखवाने का जो काम करता है। अब उसमें कौन कौन सी सिफारिश की गई है, क्या क्या प्रावधान दिए गए, उन पर बात चलती है। लेकिन जो विधानमंडल में जो बजट रखवाएगा ये राज्यपाल रखवाएगा। ठीक है, अगला है, यदि धन विधेयक आता है, ठीक है, यदि धन विधेयक आता है तो उस धन विधेयक यदि विधानमंडल में आने से पहले उस धन विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। यानी कि पहले राज्यपाल अनुमति देंगे, उसके बाद विधानमंडल में धन विधेयक आएगा। चलो ठीक है, मैं इसके साथ ही आपको समझाते चलूंगा क्लियर करके। ठीक है, देखो, राज्य विधानमंडल के सामने बजट को रखवाना, यानी कि जो राज्य का विधानमंडल है उसमें बजट को रखवाना, यह अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। यह राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला है, धन विधेयक में पहले इसकी पूर्व स्वीकृति ली जाती है। यानी कि यदि धन विधेयक को लाना है विधानमंडल में, क्योंकि देखो धन विधेयक में क्या होता है, धन विधेयक में होता है किस चीज पर टैक्स लगाना है, किस पर टैक्स घटाना है। ठीक है, उसके बाद और इसमें और बहुत सारे प्रावधान होते हैं, मतलब जो पैसे से संबंधित जो प्रावधान होते हैं वो सारे धन विधेयक के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर विधानमंडल में धन विधेयक लाने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी अनिवार्य है। यानी कि पहले राज्यपाल अनुमति देंगे, उसके बाद ही उस पर कोई परिचर्चा होगी। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन यहां पे आपको स्टार लगा लेना है कि धन विधेयक राज्य के विधानमंडल में पेश होने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य है? राज्य में राज्यपाल की और संघ में राष्ट्रपति की। क्लियर? अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। यानी कि अगर सपोज करो, यदि राज्य सरकार को कुछ फंड चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, तो उस पैसे के लिए ध्यान रखना, संचित निधि से अगर पैसा चाहिए, क्योंकि राज्य की संचित निधि अलग होती है और केंद्र की संचित निधि अलग होती है, तो उस राज्य की संचित निधि से जो पैसा निकलेगा वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही निकलेगा। यानी कि सरकार ये कहेगी कि राज्यपाल जी, हमको कुछ फंड की आवश्यकता पड़ रही है और आप सिफारिश कर दीजिए, और वहां से उनको फंड मिल जाएगा। यहां पर स्टार लगा लेना कि कोई भी अनुदान या वित्त की कोई भी मांग बिना राज्यपाल की सिफारिश के नहीं हो सकती। क्लियर? देखो, इस पर स्टार लगाना है आपको। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। यानी कि जो राज्य में जो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है हर 5 साल के लिए, ध्यान रखना, जो राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होता है, गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्यों करता है? पंचायत एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के लिए। यानी कि जो पंचायतें हैं राज्यों में और जो नगर पालिका है, उनको पैसा सही तरीका से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पंचायतें डिमांड कर रही है, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा हो। तो इन सब की जो ब्यौरा कौन देता है? राज्य वित्त आयोग अपने पास रखता है, और इस पूरी रिपोर्ट को देखने का काम राज्यपाल का होता है। और राज्यपाल इनकी रिपोर्ट कहां रखवाता है? विधानमंडल में। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला है न्यायिक शक्तियां। देखो, हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां पढ़ी थी अच्छे से, अभी हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। उच्च न्यायालय की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार कर सकता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय में जो नियुक्ति की जाती हैं, ठीक है,
तो उनके मामले में राष्ट्रपति से विचार कर सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आएगा, जो उच्च न्यायालय में नियुक्ति की जाती है क्या उनमें राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है? ध्यान रखना, नहीं होता है। यदि उच्च न्यायालय में कोई भी नियुक्ति की जाएगी तो राष्ट्रपति से विचार विमर्श लेना अनिवार्य है। ठीक है, कर सकता है। राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इन नियुक्तियों में वह उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि PCSJ, यानी कि क्या होता है, कुछ नियुक्तियां PCS जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो भी कुछ कंडक्ट कराता है एग्जाम, वो PCSJ का एग्जाम होता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो अधिकारी आते हैं, ठीक है, वो आगे चल करके जज भी बन जाते हैं। ठीक है, तो उन संबंधित राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है और इन नियुक्तियों में उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है कि इनकी जो नियुक्ति करनी है। तो ध्यान रखना, यदि सपोज करो PCSJ के तहत किसी को किसी कोर्ट में जज बनने के लिए अर्हत होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी ने PCSJ का एग्जाम निकाला और वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बना वो। ठीक है, जज बनने के बाद लेकिन डायरेक्ट जज नहीं बन जाएगा। अब क्या करेगा राज्यपाल, जो क्या करेगा, उस राज्य की हाई कोर्ट और उस आयोग से परामर्श करेगा। ठीक है, यही बात इसमें लिखी हुई है। अगला है, उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनमें जो जज की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर? उच्च न्यायालय की सलाह पर। यानी कि हाई कोर्ट सलाह देगा, यानी कि राज्यपाल को यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को नियुक्त करना है तो ये सलाह किससे लेगा? हाई कोर्ट से राज्यपाल सलाह लेगा। ये राज्यपाल की कौन सी शक्तियां होती हैं? न्यायिक शक्तियां होती हैं। अब देखो, अनुच्छेद 356, 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। इसका मतलब क्या है? आपको दो मोटे मोटे आर्टिकल याद रखने। तो 356 क्या कहता है? 356 ये कहता है कि राज्य में यदि संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं कर रहा है, यानी कि वह संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तब राज्यपाल क्या करेगा? अपनी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। पहली बात। अगली बात क्या है? अनुच्छेद 365 को आपको याद रखना है। देखो, इस अनुच्छेद को आप बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं। 365 कुछ नहीं है, क्या है? केंद्र ने कोई आदेश दिया राज्य को और राज्य ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, यानी कि उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तब भी राज्यपाल को यह अधिकार है कि 365 का सहारा लेंगे और अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेंगे और राष्ट्रपति से सिफारिश कर देंगे कि माननीय जी, राज्य में क्या हो रहा है, केंद्र के जो निर्देश थे उनका पालन नहीं हो रहा है, आप राष्ट्रपति शासन को लगा दीजिए। इतना ही आपको याद रखना है बस। अब देखो, कुछ क्षमादान की शक्ति है। अब मैं तुलना करके बताऊंगा आपको। देखो, राज्यपाल की और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में अंतर है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब कौन कौन सा अंतर है उनको देख लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति के पास केंद्रीय विधि के लिए क्षमादान की शक्ति है, यानी कि केंद्र ने, यदि किसी व्यक्ति ने केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति जी क्षमा करवा सकते हैं। क्लियर हुई? राज्यपाल क्या करते हैं? राज्य विधि के लिए क्षमादान कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो राज्य में कोई विधि या कानून बना हुआ है उसका उल्लंघन किसी व्यक्ति ने किया है तो राज्यपाल क्या करेंगे? उस राज्य विधि जो उल्लंघन किया उस व्यक्ति को क्षमादान करवा सकते हैं। दोनों की सेम है। राष्ट्रपति जी केंद्र की बात करते हैं और राज्यपाल जी में राज्य की बात होती है। अगला है, राष्ट्रपति जी मृत्युदंड की सजा माफ कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? राष्ट्रपति जी मृत्युदंड की सजा माफ कर सकते हैं और राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफी नहीं करवा सकते पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कि राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा जघन्य अपराध कर दिया है, ठीक है, या फिर गलती से कोई ऐसा अपराध हो गया है उस पर कि उस पर मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा उसे मिल गई है, तो यदि वो व्यक्ति यदि याचिका दायर करे यानी कि रिक्वेस्ट करे माननीय राष्ट्रपति जी से, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को बिल्कुल माफ कर सकते हैं, यानी कि उसकी फांसी को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल फांसी माफ नहीं करवा सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कोर्ट से कि आप इस व्यक्ति के जो आरोप है उस पर आपने फांसी की सजा का प्रावधान दिया है, यानी कि जो आपने इसके लिए जो ये दंड दिया है फांसी का, उस पर आप दोबारा पुनर्विचार कर लीजिए। शायद ऐसा हो ये व्यक्ति निर्दोष हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसने जो क्राइम के लिए, इसे अपराध के लिए सजा मिली है वो अपराध इसने नहीं किया हो,
तो सजा कम भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल क्या होगा, पुनर्विचार के लिए कह सकता है फांसी के मामले पर, लेकिन माफ नहीं करवा सकते। क्लियर हुई बात। अगला है सैन्य अदालत के तहत दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, यानी कि ध्यान रखना सेना का कोर्ट यानी कि डिफेंस कोर्ट अलग होते हैं, यानी कि जो हमारी जो सेना है उसके कोर्ट अलग होते हैं। अगर सेना ने किसी सैनिक को यदि कोर्ट में कोई भी सजा दे दी है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सेना के कानूनों में भी इंटरफेयर कर सकते हैं और उस सैनिक को माफ करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल को सेना के मामले में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों, थोड़ा सोचा करो, क्योंकि राष्ट्रपति जी केंद्र में अपनी शक्ति रखते हैं और राज्यपाल अपनी शक्ति कहाँ रखते हैं, राज्य में। इसलिए बस ये दो अंतर हैं, एक तो मृत्युदंड और एक सेना वाला, बस इस पर आपको याद रखना है। अब हम सामान्य विधेयक के बारे में बात करते हैं। एक तो धन विधेयक होता है, धन विधेयक काफी महत्वपूर्ण होता है, एक होता है सामान्य विधेयक। ठीक है, तो हम सामान्य विधेयक पर दोनों की तुलना कर लेते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या शक्ति है और राज्यपाल की क्या शक्ति है, यानी कि जो सामान्य विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति की पावर क्या होती है और राज्यपाल की पावर क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो जब कभी सामान्य विधेयक, ठीक है, जब कोई विधेयक सदनों में पास होकर राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए आता है तो वह या तो विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं या अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकते हैं या वापस कर दें, तो उसे फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर भेजें तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही होगा। यानी कि सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? पहली शक्तियां हैं, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दें तो वो बन जाएगा कानून। राष्ट्रपति ने उस पर असहमति दर्ज कर दी तो वो हो जाएगा निरस्त। अगर राष्ट्रपति ने यह बोल दिया कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करिए, यानी कि दोनों सदनों में इस पर पुनर्विचार करिए, लोकसभा और राज्यसभा, तो विधेयक दोबारा वापस आएगा और लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में आएगा, दोनों फिर दोबारा उसे संशोधन करें या ना करें या फिर एज ए डेस पारित करके दोबारा भेज दें राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, यहां राष्ट्रपति जी के हाथ बंधे जाते हैं। कैसे? यदि पुनर्विचार के लिए बोल दिया है तो अगर और अधिकांश में क्या होता है कि वो पारित कर ही देते हैं, मतलब असहमति तो बहुत कम मामलों में असहमति देते हैं, या तो पुनर्विचार के लिए कह देंगे फिर भी इसका मतलब पारित करना ही होता है क्योंकि दोबारा फिर आएगा और राष्ट्रपति को फिर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। इतनी बात आपको, ये सामान्य विधेयक के बारे में बात है। अब राज्यपाल के पास सामान्य विधेयक के बारे में कौन सी शक्ति है? जब सामान्य विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। यहाँ पे आपको स्टार लगा लेना है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर सामान्य विधेयक के मामले में 3 विकल्प हैं। क्लियर हुई बात? लेकिन राज्यपाल के पास सामान्य विधेयक के बारे में 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प कौन कौन से? वही एक विकल्प एक्स्ट्रा है कि यदि उसको ये लगता है कि ये जो विधेयक है ये देश के हित में है, डीपीएसपी के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, तो इन विधेयकों को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित नहीं, रिजर्व कर देंगे, कह देंगे कि भाई इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इस पर राष्ट्रपति जी का पूरा अधिकार है। अब राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं ये उनकी मर्जी है। ठीक है, तो राज्यपाल के पास सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति से एक शक्ति ज्यादा होती है। कौन सी? राष्ट्रपति के नाम से विधेयक को आरक्षित कर देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। पार्ट 5। अब हमने सामान्य विधेयक की बात कर ली, सामान्य विधेयक की भी बात क्लियर है ना। अब देखो, अब आते हैं धन विधेयक के मामले में।
धन विधेयक में राष्ट्रपति को शक्ति कौन सी है और राज्यपाल को शक्ति कौन सी है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई धन विधेयक है तो धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति की वीटो पावर, ठीक है। देखो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर जो होती है उसका इस्तेमाल किस किस प्रकार से करते हैं। देखो वीटो पावर का मतलब क्या है, वीटो पावर का मतलब मैंने राष्ट्रपति में आपको अच्छे से कराया है, किसी विधेयक पर, ठीक है, किसी विधेयक पर अपनी सहमति को रोक देना, ठीक है, ये तो वीटो पावर। अब देखो अब हम धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करते हैं। देखो धन विधेयक से संबंधित अगर कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति राज्यपाल के पास आएगा तो दोनों के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, ध्यान रखना। धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति वीटो पावर होती है। देखो इस संबंध में संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं, ध्यान रखना। जब धन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर के जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं, कौन कौन से, एक तो यहां तो उस पर अपनी सहमति दे दे या फिर उस पर असहमति दे दे। सहमति दे दिया तो विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, और असहमति दे दी तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना धन विधेयक पर पुनर्विचार का कोई ऑप्शन नहीं है। बात क्लियर हुई? यानी कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार का कोई ऑप्शन है ही नहीं। और आपको बात एक बार जनरली याद रखनी है, सामान्यतः धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी राय दे ही देते हैं, ठीक है, वो पारित हो ही जाता है। तो राष्ट्रपति के पास धन विधेयक के मामले में दो विकल्प होते हैं, या तो वह धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे ताकि वह अधिनियम बन जाए, यदि वह स्वीकृति ना दे तो वह विधेयक को समाप्त हो जाता है। अगर उसने अपनी राय को रोक लिया तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। हालांकि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति से पूछकर ही पेश किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई राष्ट्रपति से पहले पूछा जाएगा, उसके बाद ही तो संसद में आएगा, या फिर राज्यपाल से पहले पूछा जाएगा उसके बाद तो विधानमंडल में आएगा। यानी कि धन विधेयक विधानमंडल में और केंद्र में संसद में आने से पहले इन दोनों की अनुमति ले ली जाती है, इसके बाद ही ये विधानमंडल और संसद में आता है, ठीक है। अब देखो अब हम देख लेते हैं राज्यपाल के पास धन विधेयक के मामले में जो क्या क्या शक्तियां होती हैं। देखो जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित करके भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं। देखो भाई ध्यान, धन विधेयक को दिमाग में एक बात याद रखना, ये पैसों से संबंधित होता है, टैक्स को घटाना है बढ़ाना है, इन सब के बारे में होता है बस। देखो अब जब धन विधेयक जब राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं, कौन कौन से, एक तो उस पर सहमति दे दे, असहमति दे दे। असहमति तो करेगा ही नहीं क्योंकि वो राज्यपाल से पहले पूछ के ही विधानमंडल में लाया जाता है। उसके बाद वह क्या कर सकता है, उसको देखो ये तीन विकल्प कौन कौन से, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है ताकि वह अधिनियम बन जाए। दूसरा नंबर क्या है, यदि वह स्वीकृति ना दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है और यह अधिनियम नहीं बन पाएगा। देखो अगला तीसरा विकल्प कौन सा है, तीसरा है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात रख लेता है और राज्य विधानमंडल को पारित नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। बात क्लियर हुई? यानी कि वही बात, राज्यपाल के पास धन विधेयक के मामले में भी तीन विकल्प हैं, या तो उस पर अपनी राय दे दे तो अधिनियम बन जाएगा, राय असुरक्षित कर ले, असहमति दे दे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होता नहीं है क्योंकि पहले राज्यपाल से पूछा जाता है, उसके बाद ही ये लाया जाता है विधानमंडल में। तीसरा विकल्प कौन सा होगा, तीसरा विकल्प ये होगा कि वो राष्ट्रपति के नाम से उसे रिजर्व कर दे कि भाई इस पर तो राष्ट्रपति जी लेंगे, जो कुछ लेंगे निर्णय, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैंने तो बस राष्ट्रपति के नाम से रिजर्व कर दिया, ठीक है। लेकिन पुनर्विचार का कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो राष्ट्रपति के पास धन विधेयक के मामले में पुनर्विचार का अधिकार है और ना ही राज्य विधेयक, यानी कि राज्यपाल के पास भी राज्य में कोई पुनर्विचार का ऑप्शन नहीं है। या तो सहमति दो या फिर उसे खत्म करो या फिर राष्ट्रपति के नाम से उसे आरक्षित कर दो, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की तुलना कर लें। राष्ट्रपति जब संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श जरूर करता है। यानी कि राष्ट्रपति जी जब हाई कोर्ट के किसी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं।
राष्ट्रपति जी, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। यानी कि राज्यपाल क्या करेगा, देखो राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार करके, यानी कि सपोज करो जो जिला न्यायाधीश में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनमें क्या होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। उन जिला न्यायाधीशों की उनका ट्रांसफर करना हो, उनका प्रमोशन करना हो, तो ये सब राज्यपाल कर सकते हैं। लेकिन किसकी मतलब कह सकते हैं, मतलब किसकी सिफारिश पर या फिर किसकी परामर्श पर, हाई कोर्ट। राज्यपाल पहले क्या करेंगे, हाई कोर्ट से परामर्श लेंगे कि भाई हमें इस डिस्ट्रिक्ट के जो जज हैं उनको ट्रांसफर करना है किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, या फिर इनको प्रोन्नत यानी कि इनको प्रमोशन करना है। इन सब मामलों में राष्ट्रपति किसी मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात। अब बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है इसका, कौन सा पोर्शन है, यानी कि अध्यादेश। जब मैंने आपको राष्ट्रपति कराए थे तब मैंने आपको अध्यादेश के बारे में बहुत डीपली तरीके से बताया था, यानी कि अध्यादेश क्या होता है। थोड़ा मोटा में रिवीजन कराता हूं। अध्यादेश क्या होता है, जैसे कि कभी देश में या राज्य में यदि किसी राज्य में ऐसी कंडीशन बन जाए कि क्या हो कि विधानमंडल जो है उसका सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि कोई आपातकाल की स्थिति हो या फिर कोई अन्य स्थिति हो, इसमें क्या हो, क्योंकि कोई कानून तभी बनेगा जब सत्र चल रहा हो। अब क्या हो कि या तो हम केंद्र की बात करें, यानी कि राज्यसभा तो हो सदन में, लेकिन लोकसभा या तो विघटन हो गया हो या उसका स्थगन हो गया या भंग हो चुकी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन कानून बनाने के लिए दोनों सदनों का होना आवश्यक है, तभी पारित होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि संविधान ने यह अधिकार दे रखा है राष्ट्रपति को, यदि कभी भी सदन में यदि दोनों सदन सत्र में ना हो और राज्य में विधानमंडल में यदि एक सदन है तो अब बात कोई नहीं, क्योंकि यदि विधानसभा भंग हो गई हो, स्थगन हो गया हो, ठीक है, या फिर उसका विघटन हो गया हो, ऐसी कंडीशन में क्या करेगा राज्यपाल, क्या करेंगे, एक अध्यादेश जारी कर देंगे। और उस अध्यादेश की वही शक्ति, वही पावर, वही सीमा होती है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की होती है, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है उसकी वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। ठीक है, देखो अब क्या होता है, देखो राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं पहले हम अध्यादेश के बारे में। ठीक है, वह किसी अध्यादेश को तभी जारी कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी जारी करेंगे जब उन्हें यह लगने लगे कि अब जल्दी इमरजेंसी में कोई कदम उठाना आवश्यक है। किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों या कोई एक सदन सत्र में ना हो। बात क्लियर हुई। यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी जारी करेंगे जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, या फिर सदन का जो सदन है वो सत्र में ना हो, यानी कि विधानसभा ही, यानी कि कह सकते हैं हम कि संसद की बात करें तो उसमें क्या हो, राज्यसभा तो सदन में हो लेकिन लोकसभा सदन में ना हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करें, अध्यादेश जारी कर देंगे। अध्यादेश निर्माण की शक्ति के मामले में उसे संसद के सह अस्तित्व के समान शक्ति है। यानी कि राष्ट्रपति जी द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा इसकी वही शक्ति होगी जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। अगली पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम की तरह ही प्रभावी होता है। यानी कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है यह उतना ही प्रभावी होगा, उतना ही इफेक्टिव होगा जितना संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है इफेक्ट। ठीक है, लास्ट, उसे अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जब अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति उसे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होती है, यानी कि उसकी सिफारिश पर ही जारी किया जाता है, लेकिन जो कोई और उसे निर्देश नहीं दे सकता। इतनी बात क्लियर हुई। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, अब हम राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में पढ़ते हैं। देखो राष्ट्रपति का आर्टिकल 123 आपको याद रखना है, यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत करते हैं। अब राज्यपाल की बात कर लेते हैं।
जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, कब करते हैं? जब राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है, तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल को लगने लगे राज्य में कि अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि तुरंत कदम उठाना जरूरी है, लेकिन उस स्थिति में क्या हो कि विधानमंडल में क्या हो, या तो दोनों सदन सत्र में ना हो या फिर एक सदन सत्र में हो, ऐसी कंडीशन में अध्यादेश राज्यपाल जारी कर देंगे। वह किसी अध्यादेश को तभी जारी कर सकते हैं जब विधानमंडल के अथवा एक सदन सत्र में हो, या तो दोनों सदन सत्र में, या तो दोनों सदन सत्र में ना हो या फिर एक सदन सत्र में हो, ऐसी कंडीशन में ही अध्यादेश जारी हो सकता है। अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषद के सह अस्तित्व के रूप में है। ध्यान रखना, जो अध्यादेश जो निर्माण की शक्ति होती है, वही शक्ति होती है जो विधानसभा और विधान परिषद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश भी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम की तरह ही प्रभावी है। यानी कि राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा, इसकी वही शक्ति होती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की होती है। ठीक है। यह बिना राष्ट्रपति से निर्देश के 3 मामलों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यानी कि राज्यपाल की कुछ सीमाएं हैं कि कुछ कंडीशन में राष्ट्रपति से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। कौन कौन सी? यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आवश्यक माने, यानी कि उसे लगे कि ये राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जा रहा है उसके समान है, तो राष्ट्रपति से विचारात करना पड़ेगा। यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए, यानी कि अगर कोई अध्यादेश या कोई भी कानून ऐसा हो, यानी कि एक हिसाब से आप ये समझो कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर रहे हैं और उस अध्यादेश की शक्ति ऐसी हो कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलना जरूरी हो, नहीं तो अवैध हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति की परामर्श लेना अनिवार्य है। अगला है, राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि अगर कोई विधेयक ऐसा हो, यानी कि सपोज विधेयक में समझो कोई भी कानून ऐसा जारी करना हो राज्यपाल के लिए कि जिसकी क्या हो, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना आवश्यक हो, ऐसी कंडीशन में भी राज्यपाल को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी अध्यादेश जारी करने में। देखो इतनी बात क्लियर हुई, इतनी ही बात आपको यहां पर देखनी है। ठीक है। इसके बाद और हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन कौन सा आएगा, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है। यहां तक हमारी बात क्लियर हुई, धन विधेयक हमारा हो गया, अध्यादेश की तुलना होगी पूरी। ठीक है। अब क्या क्या बचा हमारा? अब हमारा जो बचा है, कुछ आर्टिकल बच रहे होंगे। देखो टाइम हमारे पास कम है, मैं आर्टिकल को रिवीजन मार देता हूं एक बार। ठीक है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 153 यह कहता है कि राज्यों में राज्यपाल होगा। जैसे कि आर्टिकल आप जब 52 पढ़ोगे तो 52 क्या कहता है कि राज्य में के संघ की कार्यपालक शक्ति का एक प्रमुख होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यों में राज्यपाल होगा। 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करेंगे। 155 क्या कहते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो आर्टिकल है वो 155 है। ठीक है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये फैक्चुअल है। ठीक है। 156 राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलेगी? 156 आर्टिकल से मिलेगी। 157 आर्टिकल क्या कहता है? राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता, यानी कि राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगला देखते हैं 158 क्या कहता है? राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं, यानी कि राज्यपाल को किस किस प्रकार से नियम बनाने हैं कार्यपालिका कार्य के लिए, तो उसके बारे में 158 हो गया। 159 क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य। क्लियर हुआ। अगला है 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, यानी कि 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है और 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा कहां कहां तक है, इसके बारे में प्रावधान है। 163 में क्या है? मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना, और वहां पर हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 74 पढ़ा था। यहां 163 है।
164 क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, ठीक है, उनके बारे में प्रावधान इसमें है। 165 क्या है, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। 166 क्या है, राज्य की सरकार द्वारा संचालित